नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएनसी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, एनसीईआरटी कक्षा 9 हिंदी से आज कृतिका पाठ्य पुस्तक से हम कहानी लेके आए हैं माटी वाली, जिसे विद्यासागर नौटियाल जी ने लिखा है। आज हम इस पाठ का प्रश्नोत्तर कार्य करेंगे। तो इसके पहले कि हम ये पाठ शुरू करें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि आप मेरे चैनल की कक्षा 9 की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको सभी पाठ के वीडियोस मिल जाएंगे। तो इसके पहले कि हम प्रश्नोत्तर कार्य शुरू करें, थोड़ा सा आप इस कहानी के विषय में जान लीजिए कि माटी वाली कहानी जो है टिहरी शहर की कहानी है। पुराने टिहरी शहर को बांध के रास्ते में पड़ने के कारण जलमग्न कर दिया जाता है, अर्थात पानी से डूबने के लिए छोड़ दिया जाता है और वहां पे रहने वाले लोगों को विस्थापित कर दिया जाता है। ये उन लोगों की कहानी है जिन्हें अपने पुरखों की धरोहरों को, उनके जो पुरखों की निशानी थी उसको त्यागना पड़ता है। उन्हें अपनी जमीन से हटना पड़ता है, अपने मूल स्थान से हटना पड़ता है। यह विस्थापन का वह दर्द है जो हर टिहरी वासी ने सहा है। लेखक ने माटी वाली के द्वारा इसे दर्शाया है। पूरे टिहरी शहर में हर घर में मिट्टी पहुंचाने वाली एक बूढ़ी स्त्री माटी वाली, जिसकी जीविका का साधन ही माटा खान था। उसका जीवन बड़ी मुश्किल से चलता है, परंतु वह इसमें भी खुश है। माटी वाली के पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए। उसके पास एक वृद्ध बीमार पति है, एक टूटी हुई झोपड़ी है जो कि ठाकुर के जमीन पे बनी हुई है, जिसके बदले में उसे ठाकुर का बेगारी करना पड़ता है। साथ ही वो माटा खान जो जहां से वो मिट्टी लाती है, वो टिहरी शहर के सभी घरों में पहुंचाती है, वो उसका अपना नहीं है। ये सारी चीजें जो कि माटी वाली की जिंदगी से जुड़ी हैं, ये उससे अलग हो जाती हैं, उससे दूर हो जाती हैं जब टिहरी शहर से लोग विस्थापित कर दिए जाते हैं। और अचानक एक दिन ऐसे ही उसका वृद्ध पति भी चल बसता है, यानी भगवान को प्यारा हो जाता है, जो कि उसके जीवन का आधार था। और माटा खान भी उसके नाम नहीं होने के कारण उसको बदले में विस्थापित होने पर कुछ नहीं मिलता है। अब उसके पास रोने के सिवाय कुछ नहीं है। उसके दर्द को बांटने वाला, उसको समझने वाला कोई नहीं है। और एक ऐसा दर्द है जो कि वो कभी जिससे उबर नहीं पाएगी, और वो अपनी जगह पे बैठी है और कह रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। तो ये उस कहानी का एक सार रूप था, जिसके प्रश्नोत्तर को हम यहाँ पे देखेंगे। तो आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ से वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते हैं? यानी शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं पहचान रहे, बल्कि उसके कंटर को भी पहचान रहे हैं। तो इसलिए जानते होंगे कि पूरी टिहरी शहर में हर घर में मिट्टी पहुंचाने वाली वो अकेली महिला थी। उसका कोई कंपटीटर नहीं था, उसका कोई प्रतियोगी नहीं था। वही सबके घरों में मिट्टी पहुंचाती थी। वो मिट्टी जिससे घर का खाना बनने के बाद जो चौके का स्थान होता था, खाना बनने का स्थान होता था, जिससे लिपाई होती थी घरों की, वो मिट्टी सबकी जरूरत थी। सभी शहरवासी, प्रत्येक घर वाले उसके ग्राहक थे और वो पिछले अनेक वर्षों से माटी वाली को जानते थे। माटी वाली उनकी सेवा कर रही थी और उसकी जो गरीबी थी, जो उसकी फटेहाल जिंदगी थी, जो उसकी बेचारगी थी, वो भी उसके एक पहचान का कारण रही होगी। यही कारण है कि शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं पहचानते, बल्कि उसके कंटर को भी अच्छी तरह से
पहचानते थे। आइए हम देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था। यानी माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने के लिए समय नहीं था। क्यों? क्योंकि वो एक गरीब, बूढ़ी और हरिजन महिला थी और टिहरी शहर में घर घर माटी पहुंचाने के अलावा उसके पास अपने जीवन चलाने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं था। न उसके पास खेती थी, न कोई जमीन थी और न रहने के लिए स्थान। ठाकुर की जमीन पे वह एक झोपड़ी रखती थी और उसके बदले में उसे ठाकुर का बेकार काम भी करना पड़ता था। यानी ऐसा काम जिसके लिए ठाकुर उसे पैसे नहीं देते थे। वह सवेरे सवेरे माटा खान निकलती, दिन भर मिट्टी खोदती और उसे घरों में पहुंचाती थी और अपनी झोपड़ी तक वापस पहुंचते पहुंचते उसे रात हो जाती थी और जो घरों से उसे रोटियां मिलती थी उसे खाकर अपने पति को खिला करके वह रात में सो जाती थी। ये उसकी कुल दिनचर्या थी। ऐसी दिनचर्या में उसके पास अपने अच्छे या बुरे वक्त के बारे में, अपने भाग्य के बारे में सोचने के लिए कोई समय ही नहीं था। आइए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। भूख मीठी होती है कि भोजन मीठा होता है। इसमें यह तथ्य छिपा हुआ है कि भोजन मीठा या स्वादिष्ट नहीं होता है, बल्कि भूख है जिसके कारण भोजन स्वादिष्ट लगता है। अगर आपका पेट भरा है, आपको लोग गुलाब जामुन दें, रसगुल्ला दें, आपकी मनपसंद मिठाई दें या भोजन दें, तब भी वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है। लेकिन अगर आपका पेट खाली है, आप भूख से तड़प रहे हैं, तो ऐसे में कोई आपको सूखी रोटी भी देगा तो वो आपको स्वादिष्ट लगेगी। चाहे वो चाय के साथ दे दे, आपको साग के साथ दे दे या ऐसे ही आपको सूखी रोटी दे दी जाए, तो ऐसे में भी आप उसे खाएंगे और वो आपको मीठी प्रतीत होगी। अतः कह सकते हैं कि स्वाद का जो वास्तविक कारण होता है, जो रियल कारण होता है, वो भूख होती है। रोटी या भोजन मीठा नहीं होता है, बल्कि भूख मीठी होती है। आइए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले पुरखों को समझ लीजिए। पुरखों यानी जो आपसे बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपसे बड़े हैं, आपके पिताजी, दादाजी, ये अपनी गाढ़ी कमाई से जो है चीजें हासिल करते हैं। उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, बगैर उसका वास्तविक मूल्य समझे बिना हम उसको ऐसे ही बेच देते हैं। मालकिन ये कह रही है कि ऐसा करने का उसका मन गवाही नहीं देता है। तो उसके इस कथन के आलोक में, इसके प्रकाश में, या इस कथन के संदर्भ में, या इस कथन के बारे में जो विरासत है, यानी वो चीजें जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई हैं, उसके बारे में आपके क्या विचार है, आपको ये बताना है। हमारे पूर्वजों के पास इतने साधन नहीं थे, इतनी सुविधाएं नहीं थी। उन्हें हर चीज पाने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। आमदनी कम होने से जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं थी, जो जरूरतें थी, उनको पूरा करना भी कठिन हो जाता था। इसके बाद भी अपनी गाढ़ी कमाई से कुछ पैसे बचाकर वो कलात्मक वस्तुएं या ऐसी चीजें जो हमारे लिए बहुत यूनिक है, वो उन्होंने एकत्र की थी और उसे अपनी पीढ़ी के लिए, अगली पीढ़ी के लिए छोड़ गए थे। हमें उनकी मेहनत, उनकी लगन और बचत की कठिनाइयों को महसूस करना चाहिए और ये वस्तुएं जो हमें विरासत में मिली है, ये हमें संभाल कर रखना चाहिए। इससे हमें उस समय की सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान मिलता है, हमारे पूर्वजों की रुचियों का ज्ञान मिलता है, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थितियों के बारे में पता चलता है और यह आने वाली पीढ़ियों का दायित्व है कि जो विरासत में चीजें मिली है उनका संरक्षण करें और उसे भावी पीढ़ी के बारे में छोड़ जाएं।
पूर्वजों की मेहनत और गाढ़ी कमाई से बनाई गई इन वस्तुओं का महत्व समझकर ही मालकिन का जो मन है उन्हें ऐसे ही हराम के भाव में बेचने का मन नहीं करता होगा, यानी वो इसे बेचना नहीं चाहती होंगी। हमारा अगला प्रश्न है, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। यानी माटी वाली जो रोटियों का हिसाब लगाती है, जो उससे रोटियां मिलती हैं, वो कितनी खुद खाएगी, कितना अपने पति को खिलाएगी, ये उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। तो माटी वाली का रोटियों का इस तरह गिनना बताता है कि वह बहुत ही गरीब है, उसके पास अपना पेट भरने के पर्याप्त साधन नहीं है, वह रोज कमाती है और रोज खाती है, और इससे इस बात का भी पता चलता है कि उसे केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने बूढ़े पति का भी पेट भरना होता है, जो सिर्फ अपनी पत्नी के आश्रय है। यही कारण है कि माटी वाली को अपनी रोटियों का बराबर हिसाब रखना पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, आज माटी वाली अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। माटी वाली ये निश्चित करती है कि आज वह अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी, सादी रोटियां नहीं देगी, बल्कि उसके साथ वह कुछ सब्जी या दूसरी चीजें भी खाने के लिए देगी। माटी वाली टिहरी शहर के घरों में माटी देकर अपनी रोजी रोटी चलाती है, यही उसकी आजीविका का एकमात्र साधन है। उसे ऐसे ही एक घर में माटी देने पर मालकिन से 2 रोटियां मिली, एक अन्य घर से भी उसे 2 और रोटियां मिल गई। इनमें से उसने 1 रोटी खाकर बाकी 3 रोटी उसने बचा ली, ताकि वह अपने बूढ़े, अशक्त और बीमार बुढ़े को खिला सके। आज माटी बेचने से जो उसे आमदनी हुई, उससे वह 1 पाव प्याज लेकर के उसे कूट कर उसकी सब्जी बनाना चाहती है, ताकि उसके बुढ़े को, उसके पति को सूखी रोटियां ना खानी पड़े। इससे बुढ़ा खुश हो जाएगा। इस कल्पना से माटी वाली खुश है, यानी अपने बुढ़े से वो कितना प्रेम करती है, उसके प्रति उसका कितना समर्पण है, ये बात हमें इस घटना से पता चलती है। उसे लगता है कि उसका बुढ़ा जो है रोटियों के साथ सब्जी देख करके प्रसन्न हो जाएगा, यानी इसके पहले वह सिर्फ रोटियां ही खाता था, आज रोटी के साथ सब्जी भी मिलेगी तो उसे अच्छा लगेगा। उसकी प्रसन्नता का अनुमान करके माटी वाली बहुत खुश होती है। आइए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए, यानी इस कथन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्यों कहा गया कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए? गरीब आदमी का रहने का ठिकाना उससे छीनना नहीं चाहिए, उसे उसके ठिकाने से अलग नहीं करना चाहिए, उसके मूल स्थान से अलग नहीं करना चाहिए। गरीब आदमी के पास दूसरे स्थान पर बसने का सामर्थ्य नहीं होता है। अगर उसे उसके मूल स्थान से उजाड़ दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, तो वह फिर अपने आपको दोबारा व्यवस्थित नहीं कर पाता है, उसकी मिट्टी खराब हो जाती है, वह मारा मारा फिरता है। इसलिए उसे अपने निवास स्थल पर ही अंतिम सांस लेने का अधिकार है। उसे अपनी जो अंतिम यात्रा है, शमशान तक जाने की जो यात्रा है, उसे वहीं पे रह के तय करनी चाहिए जहां का वह मूल निवासी है। ये बात इस कथन के माध्यम से कही गई है। आइए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। अक्सर आपको अनुच्छेद लिखने के लिए परीक्षा में आता है। यहाँ पे भी इस पाठ की जो मूल तत्व है विस्थापन की समस्या, उसके बारे में अनुच्छेद लिखने के लिए कहा गया है। तो विकास क्या है? विकास एक आवश्यक प्रक्रिया है जो अपने साथ ढेर सारी खुशियां ले आता है, रंगीन सपने लेकर आता है। विकास के क्रम में जो कार्य किए जाते हैं वो कुछ लोगों के हृदय पर ऐसे घाव देकर जाते हैं जिनका दुख वे आजीवन भोगते रहते हैं। अर्थात जहां विकास एक तरफ
लोगों को सपने नए दिखाता है, लोगों को ढेर सारी खुशियां देता है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है, गम का पहाड़ टूट पड़ता है, जिसे वे आजीवन भोगते रह जाते हैं। विकास के नाम पर नदियों पर बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं, जिससे शहर, जंगल, उपजाऊ जमीन ये सब जलमग्न हो जाते हैं, जल में डूब जाते हैं। और बांध बनाने के कारण वहां पे रहने वाले लोगों को दूसरी जगह विस्थापित किया जाता है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो जाता है, आजीविका का संकट उत्पन्न हो जाता है, अपने भरण पोषण का संकट हो जाता है। ऐसे लोगों का भविष्य भी प्रभावित होते हैं। यद्यपि सरकार करती क्या है, सरकार इन लोगों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करती है, लेकिन फिर भी माटी वाली जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास अपनी जमीन जायदाद का कोई प्रमाण पत्र नहीं होता है, उनके पास अपनी कोई जमीन जायदाद नहीं होती है, वो वहां की परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, अपने आप को समायोजित करते हैं। और ऐसी स्थिति में जब ऐसे लोग एक दूसरी जगह विस्थापित होते हैं तो उन्हें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनकी स्थिति होती है ना घर का ना घाट का। वास्तव में विस्थापन अपने साथ कई समस्याएं लेकर आता है, जिसका समाधान विस्थापन से पहले ही करके रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये मेरी कोशिश थी इस पाठ के प्रश्नोत्तर से आपको परिचित कराने की। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।